नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। और आज की क्लास आपकी रिस्क पोएम पर आधारित है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने रिस्क पोएम का बेसिक जान लिया था कि कविता के बारे में क्या है और उसका जो भी स्टांजा है उसका हिंदी अनुवाद क्या है वो जान लिया था। और इसको समझने से पहले आपको इस क्लास को देखनी होगी तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। और आज की जो क्लास होगी वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है कि आपके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको किस प्रकार से देना है। तो इस क्लास को आपको देखना बहुत ही लाभदायक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। और आपके जो भी इसमें बताया जाएगा इम्पोर्टेंट है। तो आपकी फर्स्ट स्टांजा है रिस्क पोएम की फर्स्ट स्टांजा जो भी आपके सामने 4 लाइनों में लिखी गई है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तीनों के तीनों का आंसर देना है। जो भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी है। अब आपके सामने 3 पोएम हैं, 3 पोएम में से कोई से भी स्टांजा आपको दे दे तो आपको उसका क्या करना है, आंसर देना है। और वो आपसे पूछा जाएगा केवल एक्सप्लेनेशन का। अब एक्सप्लेनेशन को छोड़कर आपको कुछ भी याद नहीं करना है किसमें, पोएम के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं इसका रेफरेंस कैसे बनने वाला है, कॉन्टेक्स्ट कैसे बनेगा और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। जैसे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। हम मानेंगे इसको पद्य। क्या मानते हैं? पद्य। जैसे हिंदी में कहते हैं ना पद्य, तो वह आपका ये क्या है, स्टांजा फर्स्ट। स्टांजा फर्स्ट में हमने लिया है 4 लाइनों को और इसका आपको व्याख्या करनी है। अब किस प्रकार से आपके एग्जाम में इसी टाइप से पूछेगा और आपको क्या जवाब देना है। तो आइए आपको क्लास को ध्यान से देखना है, आपको 100% समझ में आने वाला है और इससे बाहर कोई भी चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आएगी। तो देखिएगा, टू लाफ is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self। अब आपको इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। तो अगर आपको हिंदी याद है, इसके मीनिंग याद है, तो आप अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। तो आपको पहले 4 जैसे भी जितनी भी आपको लाइनें दी गई है, जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी स्टांजा आपसे पूछी गई है, उसको आपको पता होना चाहिए कि ये स्टांजा किस पोएम की है, ये स्टांजा किस पोएम से ली गई है, ये लाइनें किस पोएम से ली गई है और ये लाइनें, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, मतलब आपको उस लाइनों की पहचान करनी है। तो लाइनें आपको पहचान में आना जरूरी है, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। तो आपको 3 पोएमें दे रखी है आपके सामने, तो तीनों का क्या करना है, आपको देखो उनका आपको पोएम का नाम याद करना है और लेखक का नाम याद करना है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अब इसमें जानेंगे हम कि ये स्टांजा किस पोएम से ली गई, आपके रिस्क पोएम से ली गई है। अब आपको रिस्क पोएम अगर याद नहीं है कि किस स्टांजा की है, तो आपके सामने एक ट्रिक है कि रिस्क पोएम की अगर आपके स्टांजा आ जाती है तो रिस्क जरूर मिलेगा। प्रत्येक लाइन में आपको रिस्क मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है, इसमें भी रिस्क लिखा हुआ है, इसमें भी रिस्क लिखा हुआ है और इसमें भी रिस्क लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये लाइन किससे ली गई है, रिस्क पोएम से ली गई है। और इसको लिखने वाला कौन है, जेनेट रैंड। तो इसका कवि कौन है बेटा, जेनेट रैंड। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने अब करते आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कॉन्टेक्स्ट लिखिए, रेफरेंस लिखिए और एक्सप्लेनेशन कीजिए। ये आपकी 6 नंबर का पूछा जाएगा। केवल यही चीज़ें पूछी जाएगी, आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने हैं। तो देखिए, अब फर्स्ट में लिखेंगे हम रेफरेंस। अब रेफरेंस कैसे लिखा जाता है आपको यहाँ पे बताया जाएगा, बहुत ही इजी मेथड से, बिल्कुल इजी मेथड से, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है इसको बनाना। केवल आपको क्लास को ध्यान से देखना है
आपको कहीं भी गलती करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। देखो आपसे कोई गलती नहीं होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर ठोकना है। तो देखो आप किस प्रकार से रेफरेंस लिख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो और इसकी व्याख्या कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा इसका। अब रेफरेंस होता है बेटा संदर्भ। अब संदर्भ क्या होता है, देखो अब संदर्भ में आपको क्या लिखना है। संदर्भ में आप लिखोगे, देखो संदर्भ में वही चीज़ लिखना है कि ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है और इसका राइटर कौन है, इसका पोइट कौन है, इसको लिखने वाला कौन है। तो इसको लिखने वाले का नाम क्या जाएगा, देखो इस पोएम का राइटर कौन है, पोइट कौन है, जेनेट रैंड। कौन है भाई, जेनेट रैंड। तो इसमें रेफरेंस में आपको केवल वही चीज़ें लिखनी है, कविता का नाम और कवि का नाम। तो देखो कैसे बनाएंगे रेफरेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे हम these lines have been taken from the poem अब पोएम का नाम क्या है, पोएम का नाम है रिस्क। क्या नाम है, रिस्क। अब रिस्क पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, जेनेट रैंड के द्वारा। तो यहाँ पे लिख दो रिटन बाय जेनेट रैंड। इसका लिखने वाला कौन है, लेखक कौन हो जाएगा, जेनेट रैंड। तो ये लाइनें आपको छापनी है। क्या छापनी है बेटा, लाइनें छापनी है। तो इसका नंबर काटने वाला कोई नहीं है, केवल आपको कविता का नाम और कवि का नाम याद होना चाहिए। अगर आपको लाइनें पहचान में आ जाती है तो उसको आप 100% कर सकते हो। तो ध्यान से दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल आपको देखो इस रिस्क की जगह अगर आपको कोई सी भी लाइन पूछी जाए, किसी भी पोएम की स्टांजा से आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाए, तो आपको रेफरेंस कैसा लिखना होगा। तो यहाँ पे ये लाइन ऐसे कैसी आएगी, केवल यहाँ पे पोएम के बाद में आपको उस पोएम का नाम लिखना है जिससे स्टांजा ली गई है, और यहाँ पे उस कवि का नाम लिखना है जहाँ पे उस कविता को लिखा गया है, उस कविता को जिसके द्वारा लिखा गया है उस कवि का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये था कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क रिटन बाय जेनेट रैंड। ये पंक्तियाँ रिस्क पोएम से ली गई है, रिस्क कविता से ली गई है और इसको जेनेट रैंड के द्वारा लिखा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको 100% याद करके जाना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपको याद लिखना है रेफरेंस। क्या लिखोगे बेटा, रेफरेंस लिखना है। अब रेफरेंस के बाद में ये आपका टॉपिक समाप्त होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस में बस इतनी सी बात आपको बतानी है, तो इतने में आपको क्या मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में लिखेंगे हम कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखेंगे भाई, कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट है हमें, देखो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे प्रसंग। जिस प्रकार से आप हिंदी में गद्य और पद्य में देते हो, जैसे संस्कृत होती है उसमें संदर्भ लिखते हो, प्रसंग लिखते हो, व्याख्या लिखते हो, उसी प्रकार से आपके इंग्लिश में रेफरेंस चलेगा, कॉन्टेक्स्ट चलेगा और एक्सप्लेनेशन चलने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्टेक्स्ट में हम प्रसंग में क्या लिखते हैं, प्रसंग में वो चीज़ें लिखते हैं कि इन स्टांजा के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलने वाली है। तो उन बातों को हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसका। तो आपके सामने 4 स्टांजा, 4 लाइनें, और इसमें क्या भाव निकल रहा है, कवि हमें इसके द्वारा क्या बताना चाहता है। तो यही बात है कि कोई भी कार्य जो भी हम करते हैं उसमें रिस्क होता है। क्या होता है, रिस्क होता है। और कवि ने इसमें रिस्क के कई उदाहरण दिए। क्या दिए बेटा, कई उदाहरण दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें प्रत्येक कार्य में जोखिम है, और कवि ने इन रिस्क इसके माध्यम से, इस स्टांजा के माध्यम से हमें कई उदाहरण दिए। किसके, जोखिम के उदाहरण दिए, रिस्क के उदाहरण दिए। तो आप लिख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे लिख दो, इन दीज लाइन्स the poet says that। अब दैट के बाद में वो चीज़ें आप लिख सकते हो जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। तो वहाँ पे लिख दो, देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, देयर इज
देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। जो भी हम प्रत्येक कार्य करते हैं वहाँ पर रिस्क है, वहाँ पर प्रत्येक में रिस्क है। जो भी हम करते हैं प्रत्येक कार्य में रिस्क है, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें क्या होती है, रिस्क होती है। अब इसमें एक और बात लिख सकते हो कि कवि इन लाइनों के माध्यम से हमें रिस्क के कई उदाहरण देता है। क्या देता है? कई उदाहरण देता है। तो यहाँ पे लिख दो द पोइट गिव्स मेनी एग्जाम्पल। किसके? अबाउट द रिस्क। रिस्क के बारे में हमें कवि अनेक उदाहरण देता है। क्या देता है? अनेक उदाहरण देता है। तो यहाँ पे लिख दो द पोइट गिव्स मेनी एग्जाम्पल अबाउट द रिस्क। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट तैयार होता है। तो आपने 2 स्टेप पार कर लिए। तो दोनों बिल्कुल आसान है, इसको बनाना बिल्कुल आसान है, केवल आपको क्लास को ध्यान से देखना है। तो देखिए अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो आपके माइंड में कंप्यूटर की तरह छप जाएगा। तो ध्यान देखिएगा इसको। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम रिस्क रिटन बाय जेनेट रैंड। तो ये तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रेफरेंस हो जाएगा। तो ये रेफरेंस आपको लिखना होगा। प्रत्येक जितने भी आपसे पूछा जाए, किसी भी पोएम का पूछ लिया जाए तो आपको ये लिखना है। केवल आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो इंस्टांजा है कौन सी पोएम से पूछी गई है और उसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों जगह आपको चेंज करना है। और प्रसंग में देखो, आप लाइन स्टांजा के अनुसार हम इसको प्रसंग में बदलेंगे। तो इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। इन लाइनों में कवि कहता है कि वहाँ पर प्रत्येक कार्य में रिस्क है। जो भी हम करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें प्रत्येक कार्य में रिस्क है। भाई देखो, द पोइट गिव्स मेनी एग्जाम्पल अबाउट द रिस्क। कवि हमें कई उदाहरण देता है। किसके बारे में? जोखिम के बारे में कवि हमें बहुत सारे अनेक उदाहरण देता है। जैसे उदाहरण दे रहा है ना कि हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है, मूर्ख दिखाई देने का जोखिम है। रोने में भावुक दिखाई देने का जोखिम है। और दूसरों की मदद करने में उसमें शामिल होने का क्या रहता है? खतरा रहता है। और जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो हमारा वास्तविक चेहरा उनके सामने आने का हमें क्या रहता है? डर रहता है। तो अब इसके बाद में ये 2 पॉइंट आपने कर लिए तो आपका 2 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये। अब देखो वो कितना नंबर देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको सही करके लिखना है। भाई यही चीज़ें आपको याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करनी। अब चलते हैं इसके बाद में एक्सप्लेनेशन। 3 पॉइंट आपसे पूछेगा एग्जाम में, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अब 2 पॉइंट आपने क्लियर कर लिए। यहाँ पे अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर ठोकना है। देखो, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद में लिखेंगे 3rd पॉइंट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? व्याख्या। क्या लिखेंगे भाई? व्याख्या लिखेंगे। अब व्याख्या हो जाएगी आपकी एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है? इसका हिंदी अनुवाद करना है, इसका हिंदी अनुवाद देखना है। अगर आपको हिंदी अनुवाद याद है तो 100% आपको इस व्याख्या को हल कर सकते हो। तो देखो, ये है आपकी 4 लाइनें और इसकी व्याख्या, इसको बड़ा चढ़ा करके आपको इसमें लिखना है। क्या करना है? इसमें लिखना है, बड़ा चढ़ा करके इसमें लिखना है। तो आप किस प्रकार से इसको उड़ा सकते हो? काटता ही जा रहा है बेटा, काटता ही जा रहा है। आपको 100% समझ में आने वाला है। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आपके दिमाग में छपने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखी जाएगी? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। हम कोई भी कार्य बिना रिस्क लिए नहीं कर सकते। तो ये लिख सकते हैं हम कि द पोइट सेज दैट, देखो द पोइट बड़े अक्षरों में लिखना शुरुआत में। द पोइट सेज दैट। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि कोई भी कार्य हम बिना रिस्क लिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख दो वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। क्या लिख सकते हो? वी कैन नॉट डू वर्क विदाउट टेकिंग रिस्क। वी कैन नॉट डू एनीथिंग
डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, कोई भी कार्य हम बिना रिस्क उठाए नहीं कर सकते। उसमें प्रत्येक जो भी कार्य छोटे से बड़े से लेकर छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जो भी कार्य करते हैं उसमें रिस्क छुपा होता है। क्या होता है? रिस्क छुपा होता है। तो आपको ये बात दिमाग में जरूर बिठानी है। तो देखिएगा आप, कोई भी कार्य हम रिस्क के बिना नहीं कर सकते, उसमें रिस्क हमेशा संलिप्त होता है, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो देखिए आप इसमें लिख सकते हो आप कि देयर इज रिस्क इन एवरी वर्क, प्रत्येक कार्य में रिस्क है। देयर इज रिस्क इन एवरी वर्क, प्रत्येक कार्य में क्या है बेटा? रिस्क है, प्रत्येक कार्य में रिस्क। अब इसके बारे में चलते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। देखो, हंसने में मूर्ख दिखाई देने का, हंसने में मूर्ख दिखाई देने का खतरा है, हंसने में मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। जो कि मैं अब इस लाइन की आपको व्याख्या करके यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे छापनी है। सेम टू सेम वैसा का वैसा नहीं छापना है, उसमें बड़ा चढ़ा करके तोड़ मरोड़ करके अपने वाक्य के अनुसार, अपने अर्थों के अनुसार, अपने शब्द के अनुसार यहाँ पे लिखना है। कि तो यहाँ पे लिखो इफ वी लाफ, यदि हम हंसते हैं, इफ वी लाफ, यदि हम हंसते हैं, हम डरेंगे, हम डरते हैं, वी फियर, हम डरते हैं, हम डरते हैं, पीपुल विल कॉल हस, पीपुल विल कॉल हस, वी फियर, क्या लिख सकते हैं? हम डरते हैं, पीपुल लोगों से, पीपुल विल बी कॉल हस फूल, क्या कह सकते हैं? मूर्ख कह सकते हैं, भाई ये पागल क्यों हंस रहा है। अब इसके बाद में दूसरी लाइन देखो, ये लाइन आपको यहाँ पे छापनी, किसकी? फर्स्ट लाइन की आपकी ये हो गई, फर्स्ट लाइन की आपकी व्याख्या समाप्त होती है। अब सेकंड लाइन में चलते हैं। सेकंड लाइन हमसे क्या कहना चाहती है? टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। अब यहाँ पे देखो, रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा है भाई, रोएंगे तब भी खतरा है, किसका? भावुक दिखाई देने का। हंसेंगे तब भी किसका खतरा है? पागल कहने का खतरा है। तो आपको सचेत रहना है इस दोनों बातों से। तो टाइम टाइम पे हंसना है, रोना है, ठीक है। तो इसमें देखो, वी यहाँ पे लिखो ईप वीप, यदि हम रोते हैं, यदि हम रोते हैं, देयर विल बी ए रिस्क ऑफ लुकिंग इमोशनल। तो वहाँ पे रिस्क है, वहाँ पर रिस्क है, क्या? दिखाई देने का, भावुक दिखाई देने का। जो कि मैं तो लिख सकते हो देयर विल बी ए रिस्क, देयर विल बी ए रिस्क, देयर विल बी ए रिस्क, किसमें है भाई? ऑफ लुकिंग इमोशनल, ऑफ लुकिंग इमोशनल। तो ये हो जाएगी आपकी दो लाइनों की व्याख्या होती है। तो दोनों लाइनों को आपको क्लियर याद करना है। अब चलते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का अर्थ लिख सकते हो आप भागीदारी होना, भागीदारी या शामिल कर लेना, या संलिप्तता। संलिप्तता का हमें क्या सताता है? डर सताता है कि जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो उसकी गतिविधियों में शामिल दिखाई देने का हमें क्या रहता है? खतरा रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो इम्पोर्टेंट है कि इफ वी हेल्प अदर, इफ वी हेल्प अदर, यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो लिखो इफ वी हेल्प अदर, इफ वी हेल्प अदर, यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो क्या हो सकता है वहाँ पे? देयर विल बी ए रिस्क, देयर विल बी ए रिस्क, देयर विल बी ए रिस्क, ए रिस्क। अब रिस्क किसके बारे में हो सकता है? ऑफ बीइंग इंडल्ज, इंडल्ज्ड हो जाएगा, ऑफ बीइंग
ऑफ बीइंग क्या लिख सकते हो, ऑफ बीइंग इंडल्ज्ड। इंडल्ज्ड का मतलब होता है संलिप्तता, भागीदारी, शामिल होने का डर रहता है उसमें। देखो हमें न भूल जाते, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब अंतिम लाइन हमसे क्या कहना चाहती है बेटा, अंतिम लाइन हमसे क्या कहना चाहती, तो इम्पोर्टेंट है। देखो, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। तो देखो एक्सपोज होता है प्रकट करना, बताना, फीलिंग भावनाओं को, इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। जब हम दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो अपना ही खुद का वास्तविक चेहरा, वास्तविक सच्चाई सामने आने का क्या रहता है, डर रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अंतिम लाइन में कवि हमें क्या कहना चाहता है, के कह रहा है कि ईप वी एक्सप्रेस, ईप वी एक्सप्रेस, ईप वी एक्सप्रेस, ईप वी एक्सप्रेस क्या करेंगे भाई, एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर फीलिंग्स, आवर फीलिंग्स किसके सामने, आवर फीलिंग्स को किसके सामने, बिफोर अदर, बिफोर अदर, दूसरों के सामने जब हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, देयर विल बी ए रिस्क। यहाँ पे लिखो देयर इज, देयर विल बी ए रिस्क ऑफ, अब किसका खतरा रहता है बताओ, ऑफ शोइंग आवर रियल पर्सनालिटी, ऑफ शोइंग, ऑफ शोइंग आवर रियल पर्सनालिटी। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन, आपको किस प्रकार से एग्जाम में आंसर देना है। तो ये आगे आपकी 6 नंबर की, कितने नंबर की, 6 नंबर की। इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट है ये, तो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती है। तो इसको 100% याद करना है और इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो एक बार हिंदी अर्थ जरूर देख लो। द पोएट सेज दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, जिस प्रकार से आप इसका हिंदी अनुवाद करते हो तो उसी प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपसे 4 लाइनों का अर्थ, एक्सप्लेनेशन पूछेगा, रेफरेंस पूछेगा और कॉन्टेक्स्ट पूछेगा। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखनी है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर इसकी व्याख्या करनी है। तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है और इसको नोट डाउन जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर ठोकना है। और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।